नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है मेरे YouTube चैनल फसाने अजायब में। आइए सुनते हैं राजेंद्र यादव द्वारा रचित उपन्यास सारा आकाश का अगला भाग, मेरी यानी डॉक्टर वंदना की आवाज में। आखिरी पेपर करके हॉल से निकला तो तबीयत बड़ी हल्की और खुश थी। पर्चे अच्छे हो गए थे। एक बहुत बड़ा बोझ सिर से उतरा। पहले तो एक काम था जिसमें जी जान से लगे थे, लेकिन अब क्या करेंगे? इस समस्या पर सोचने से पहले ही दिवाकर बोला, चलो आज खूब डटकर सिनेमा देखा जाए। क्यों? बस वो हो गया ना, सिनेमा नहीं देखा। अगर वो आगे ही खुद कुछ न कह देता तो मेरे लिए बड़े धर्म संकट का विषय हो जाता। आज हम दिखाएंगे, और अगर माताजी राजी हो गई तो किरण को भी ले चलेंगे। बेचारी को न जाने कब से सिनेमा देखने को नहीं मिला। सोचती होगी अच्छी कुएं में आपस सीख। जब हम लोग अलग हुए तो उसने फिर एक बार याद दिलाया कि मैं ठीक समय पर शाम को आ जाऊं। ऐसा ना हो कि अपनी दार्शनिकता में ही उलझा रहूं। लेकिन उस बेचारे को क्या पता कि घर पर कौन सी घटना मेरी राह देख रही है। एक युग के बाद अचानक मुन्नी के पतिदेव तशरीफ लाए हुए थे। मुझे न जाने क्यों इस आदमी की सूरत से ही नफरत थी। सारे घर में एक तरह की हलचल मची थी। सबको आश्चर्य हो रहा था। उन्हें टिकाया गया था बाहर वाली बैठक में। इसी में अक्सर बाबूजी और भाई साहब बैठे रहते थे। और तो कुछ पता नहीं चला। हाँ, आते ही उन्होंने यह बता दिया था कि मुन्नी को लेने आए हुए हैं। जिसने 2 ढाई साल से कोई सूचना या पत्र नहीं दिया, कभी यह जानने की कोशिश नहीं की कि मुन्नी मर गई या जिंदा है। बाबूजी के 20 पत्रों को जो चबा गया और जिसे बिरादरी का प्रभाव भी नहीं हिला सका, उसे अचानक यूं आए देखकर सबके सब हक्के बक्के रह गए थे। वह मुन्नी को लेने आया है, यह सुनकर मैं तो स्तंभित ही रह गया। घर घर में सब लोग बड़े सहमे सहमे और आपस में बातचीत करने को उत्सुक घूम रहे थे। प्रभा और मुन्नी चुपचाप चौके में लगी थी। भाभी जी और अम्मा धीरे धीरे खुसुर खुसुर कुछ बातें कर रही थी। तरह तरह के अनुमान लगा रही थी और रह रहकर कुंवर को बाहर भेज देती थी। जा, चुपके से सुन के तो आ, तेरे बाबूजी और उनमें क्या क्या बातें हो रही हैं। भाभी खुद भी सधे पंजों से अपने को भरसक आड़ में रखती हुई दरवाजे की ओट में आती और कान लगाकर सुनती। फिर तुरंत आकर अम्मा को सारे समाचार देती। कुछ सुन लेती, बाकी घटाना बढ़ाना अनुमान से कर लेती। सभी इस अप्रत्याशित हृदय परिवर्तन का कारण जानना चाहते थे। बैठक में काफी गंभीरता पूर्वक बातें चल रही थीं। रात को खाना इत्यादि खिला चुकने के बाद बाबूजी ने आकर अम्मा को सूचना दी, कल मुन्नी जाएगी सुबह 10 बजे की गाड़ी से। सारे घर में सन्नाटा छा गया। आखिर मामला क्या है, जानने को हम सब पास घेरा है। अम्मा ने इतनी देर मामला जानने की प्रतीक्षा में जो कष्ट सहा था, इससे वो झल्ला रही थी। झुंझलाकर बोली, बैठो तो सही, कुछ बताओगे भी कि चले आए कल मुन्नी जाएगी। ऐसी क्या आफत आ गई जब इस निपूते पर, जो 2 साल से मक्खी छींक गई। अम्मा का गला भिचा हुआ था, कहीं स्वर बैठक तक ना पहुंच जाए। बाबूजी अम्मा की खाट की पार्टी पर पैरों की तरह बैठ गए। जमीन पर छोटी सी लालटेन रखी थी। हम सब उसके आसपास गोला बनाए जाड़े के कारण उकड़ू बैठे थे। घुटनों पर ठोड़ियां टिकाए सभी को बाबूजी की बात जानने की उत्सुकता थी। मुन्नी एक और दीवार से लगी पहले ही बैठी थी। जबरदस्ती बच्ची को सुलाकर लंबा सा घूंघट निकाले भाभी भी आ गई। प्रभा नहीं दिखाई दी। हम लोगों के बीच में वही एक हल्की रोशनी थी जो मेरे भाई साहब अमर और कुंवर को घेरा बनाकर बैठ जाने के कारण धुंधली और ढक सी गई थी। कुंवर डरते हुए लालटेन के सिर पर हाथ रखकर गर्माहट लेने का प्रयत्न कर रहा था, ताकि ऐसे गंभीर अवसर पर कोई हाथ ना झटक दे। लेकिन उसकी ओर किसी का ध्यान ही नहीं गया। संजीदगी से बाबूजी ने बताया, भाई वो मुन्नी को लेने आया है। बहुत माफी वाफी मांग रहा है। अफसोस जाहिर कर रहा है कि गलती हो गई। अब कभी ऐसा नहीं होगा। अगर ऐसी बात सुनी तो कान पकड़ लेना। जो बिरादरी का दंड होगा भरूंगा। जब रुआसा सा हो आया तो मैं क्या करता। तो आखिर कोई बात भी हुई कि यूं ही रुआसा हो आया। अब अचानक कौन सा काल डाल फूट आई है उसको। उस चुड़ैल को क्या हुआ। अपने जमाई के लिए अम्मा जिस भाषा का प्रयोग कर रही थी वह नई नहीं थी। उस चुड़ैल के कारण ही तो अकल आई है। 5-6 महीने हो गए, सब कपड़े जेवर समेट कर चंपत हो गई।
पुलिस में रिपोर्ट भी की मगर हाथ आई ही नहीं। अब जाकर सारा दिमाग ठिकाने लग गया। हम सब चौंके। तो ये बात है। अब गरज पड़ी है तो लाट साहब आए हैं, कुंवर ने झल्ला कर कहा। बाबूजी, तुम भी मत भेजना मुन्नी जी को। पर इस गंभीर वातावरण में उसकी बात किसी की भी महत्व की नहीं मानी गई। भाई साहब ने बताया, अब तो कहता है कि उसने मुझे बर्बाद कर दिया, पहले अंधा कर दिया था, अपना भला बुरा कुछ भी सूझना बंद हो गया था। पता नहीं उसके बहकावे में आकर कहाँ अकल चलने चली गई थी तेरी अम्मा के पी है। अम्मा ने क्रोध में मुंह झटका, फिर गहरी सांस लेकर बोली, अब ऐसे आदमी का ठीक ही क्या है, कल किसी दूसरी के बहकावे में आ जाएगा। मैं तो अपनी लौंडिया को नहीं भेजती, पहले अधमरी कर दिया और अब तो मार के ही छोड़ेगा। भाई वो कसम खा रहा है, विश्वास दिलाता है। बाबूजी ने समझाने के ढंग से कहा। बातों से भी लगता है कि अब समझ आ गई है। धीरज की माँ, हो गई गलती एक बार, अब क्या कोई जिंदगी भर यही करता रहेगा। इस उम्र में आदमी को होश नहीं रहता। हमने उससे सारी बातें साफ साफ कर ली हैं। अम्मा नहीं मानी, उसी तरह लापरवाही से बोली, तुम्हारी बातों की क्या है, जिसने जैसा समझा दिया वैसे ही मान गए। बस यही बात मुझे तुम्हारी बुरी लगती है, मुझे गुस्सा आ जाता है। तुम समझती तो खाक नहीं हो और बस अपनी अपनी गाय जाती हो, कभी दूसरे की भी सुना करो। परेशानी और हारे स्वर में बाबूजी ने कहा, इस वक्त उसकी गरज ही सही, आया तो खुद ही है ना। एक दफा ठोकर खाकर उसकी आंखें खुल गई हैं। बातों से भी पता चलता है कि उसे काफी पछतावा है और तंग वंग नहीं करेगा। ऐसी हालत में तुम ही बताओ, भेज देने में क्या हर्ज है। अच्छा और नहीं तो क्या, उसे यूं ही जिंदगी भर बिठा कर रखोगी। उसे पढ़ा लिखा दे या कोई हुनर सिखा दे, इतना तो अपने पास है नहीं। लड़कों की देखभाल नहीं हो पाती, फिर सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारी है। हम लोग भी आगे कब तक रखेंगे। और अगर ना हो तो लाओ, मुन्नी की दूसरी शादी किए देते हैं। अम्मा छूटते ही बोली, आग लगे तुम्हारे मुंह में, शर्म नहीं आ रही है। बाल बच्चों के बीच में बैठे ये सब क्या कहते हो। चले हैं दूसरी शादी कर देते हैं, सो सारी बिरादरी और शहर हमारे जन्म पे थूकते फिरेंगे। क्यों, पहले ही कौन सी नेक नामी फैली हुई है। अच्छी तुम्हारी आर्य समाजियों के साथ रह रहकर अकल सठिया गई है। तो फिर तुम ही बताओ क्या करूं। अकल की बात कहता हूँ सो तुम्हें समझ में आती नहीं है। कुछ कहो तो तुम कुछ हो जाती हो, नाराज हो जाती हो। तुम ही बताओ क्या किया जाए। मेरी समझ में तो इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। खुद घर आया है, तुम यह भी तो सोचो, मुन्नी का यहाँ क्या होगा। अपने वही रहेगी, घर गृहस्थी संभालेगी, बाद में जब सांप निकल जाए तो लकीरें पीटते रहना। वही वाला हिसाब है। आंगन आए नाग न पूजे, बाबी पूजन जाए। अम्मा ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि अचानक मुन्नी के फूट फूट कर रोने से सब चौंक गए। अभी तो वह दीवार के पेट टिकाए घुटने पर सर किए उकड़ू बैठी थी। जाड़े के कारण या मुंह छिपाए रखने के कारण उसने अपनी दोनों बाहों से घुटने घेर रखे थे। अब उसका सिर रुलाई के झटके से हिलने लगा। मैं उसके सबसे पास था। मैंने माथे से हाथ लगाकर उसका सिर ऊपर उठाते हुए दुखी स्वर में पूछा, क्या बात है मुन्नी, क्या बात है, बता ना, क्यों रो रही है, क्यों रो रही है, बता। उसने ताकत लगाकर सिर छुड़ा लिया और यूं ही और भी जोर जोर से रोने लगी। कुछ बात भी तो हो मुंह से मुन्नी, हमें पता कैसे चलेगा क्यों रो रही है। भाई साहब ने बड़ी ही हमदर्दी से पूछा। बिना जवाब दिए वो रोती रही। कुछ देर बाद बड़ी मुश्किल से उसने रोते रोते ही सिसकियों में कहा, बाबूजी, तुम मुझे अपने हाथ से जहर देकर मार डालो, मेरा गला घोटो, मुझे वहां मत भेजो, मुझे वहां मत भेजो बाबूजी, मैं वहां मर जाऊंगी। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, पाँव पड़ती हूँ, मुझे कहीं मत जाने दो। और एकदम झपट कर वो खाट के नीचे लटके बाबूजी के पैरों से लिपट गई और बिलक बिलक कर रोने लगी। हम सब लोगों की आंखों में आंसू भर आए। अम्मा अपने गिरते हुए आंसुओं को फल्ले से पोंछती और मुंह खोलकर सिसकती सी सांसें लेती रही। अरे अरे, ये क्या करती है। बाबूजी ने झुककर काफी बल लगाकर उसे ऊपर गोद में खींच लिया। वह उनकी गोद में औधी लिपट गई और कटती हुई गाय की तरह रोती रही। अपनी रुलाई के चित्कारों को बाबूजी की कमीज अधिक से अधिक मुंह में ठूस कर दबाने की कोशिश करती रही, लेकिन लगता था जैसे रुलाई उसकी पसलियां तोड़कर बाहर फूट पड़ना चाहती हैं। उसके दोनों कंधे और सारा शरीर रुदन के झटकों से बुरी तरह थर्राकर कांप रहे थे। उसके हिलते हुए काले काले बालों वाले सिर पर झुककर ठोड़ी रखे बाबूजी भी निशब्द रोते रहे।
मोटे मोटे आंसू उनके गालों से ढुलक कर मुन्नी के बालों में खो जाते। अपने हृदय की बेचैनी को वे जल्दी जल्दी उसकी पीठ पर सांत्वना का हाथ फेर कर दबाने की कोशिश करते। हम लोगों की आंखों से भी आंसू चुपचाप गालों पर फिसलते रहे। कभी कभी वह खारा खारा तीखा तेजा होठों के कोनों से मुंह में भी आ जाता। उठते हुए आवेगों को दबाने और नाक से बहते हुए पानी को रोकने के लिए बार बार नाक से सांस खींचते। कुंवर से जब दहिया नहीं गया तो वह उठकर अम्मा से चिपट कर रोने लगा। अम्मा, मुन्नी जीजी को नहीं जाने देंगे, उन्हें मत भेजो अम्मा। इस इतनी दुखी लड़की के प्रति हम लोगों ने कितनी उपेक्षाएं और कभी कभी दुर्व्यवहार दिखाया है। इसे सोच सोचकर और भी कष्ट हो रहा था। मैंने निश्चय किया कि मैं मुन्नी को रखूंगा, चाहे मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। एक लड़की के लिए खाने कपड़े का इंतजाम हम लोग नहीं कर सकते? और 8-10 मिनट बाद जब उद्वेग कुछ कम हुआ तो सहसा ही मुन्नी ने फिर कहा, बाबूजी, मैं किसी का चौका बर्तन कर लूंगी, पीस कूट लूंगी, पर मुझे वहां मत भेजो उनके साथ। बाबूजी वो अपने पर नियंत्रण पा चुके थे, समझाते हुए बोले, पगली हुई है बेटी, हम लोग क्या कोई गैर हैं? तू आधी रात को यहाँ आ जाइयो, कोई ऐसी वैसी बात देखे तो। ये तेरा घर पहले है, हमारा बाद को। पर तू इस बार तो मान जाए, अब कोई और बात नहीं होगी। नहीं बाबूजी नहीं। जैसे किसी भयंकर दैत्य को कल्पना में देखकर वो फफक उठी। मुझे उस कुएं में मत धकेलो बाबूजी। इस बार बाबूजी ने कराहते से स्वर में घायल होकर कहा, तेरी भलाई के लिए ही तो कर रहे हैं बिटिया। वहाँ अपना घर है, तू नहीं संभालेगी तो फिर बिगड़ेगा। तेरी भलाई इसी में है बेटी। वहाँ बिरादरी में बदनामी फैलती है, सब लोग उंगली उठाते हैं, किसका मुंह रोकेंगे। जिस दिन मेरे बारे में ऐसी वैसी बात सुनो, मुझे अपने हाथ से जहर देकर मार देना बाबूजी। वह रोने लगी। लगता था प्रयत्न करके भी उसकी रुलाई थम नहीं रही है। बाबूजी फिर रोने लगे। इस बार लगा कि वो काफ़ी देर तक अपने को संभाल नहीं पाएंगे और कुछ देर बाद ही वो फूट फूट कर रोने लगेंगे। भावातिरेक से उनका नीचे का होठ बुरी तरह काँप रहा था। फिर मुन्नी को एक और खाट पर हटाकर वे जल्दी से उठकर बाहर चले गए। उसके बाद काफ़ी देर हम लोग लगभग 1 घंटा यूं ही बैठे रहे, चुपचाप और गुमसुम। फिर जब ठंड लगने लगी और नींद आने लगी तो एक एक कर उठ के जाने लगे। बस मुन्नी ही अम्मा की चारपाई पर पड़ी से सख्ती से वक्ती रही। और सुबह मुन्नी को विदा कर दिया गया। वह चीख चीख कर रोती रही, बिलख बिलख कर रोती रही, लिपट लिपट कर रोती रही। उस समय उसने कहा कुछ नहीं, बस रोती ही रही, मानो हिस्टीरिया का दौरा आ गया हो। प्रभा से लिपट कर तो इस तरह रोई जैसे दोनों जन्म जन्मांतर को विदा ले रही हैं। एक दूसरे को छोड़ना ही नहीं चाहती थी। गाड़ी को देर हो रही थी, इसलिए बड़ी मुश्किल से उन्हें छुड़ाया गया। बाबूजी उस समय किसी काम से चले गए थे। मुन्नी मेरे ही बात की थी, इसलिए घर भर में मैं ही उसे सबसे अधिक प्यार करता था। मेरे गले में बाहें डालकर तो वो बुरी तरह डकरा डकरा कर रोई। कंठ फंस गया था और मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मेरे शरीर का एक एक रेशा अलग अलग बिखर जाएगा। मेरी पसलियाँ एक विस्फोट से फट जाएंगी और कलेजा मुंह की राह बाहर निकल पड़ेगा। उसने जैसे तैसे सिर्फ इतना ही कहा, भैया भाभी से बोलना। उन्होंने कुछ भी नहीं किया और इसके बाद वो चली गई। उसे होश नहीं था, बस रोए चली जा रही थी। जब तक गाड़ी दिखी मैं उसे देखता रहा, फिर अपनी कोठरी में आकर किवाड़ बंद करके बैठ गया। आंसू लगातार गालों से बहकर आते हुए गोद में गिरते रहे और मैं समाधिस्थ की तरह बैठा रहा। मन में कुछ गूंज रहा था जिसे मैं समझ नहीं पाता था। घर में मुर्दनी छाई थी, कोई मुंह लटका इधर बैठा था, कोई उधर सिसक रहा था, मानो किसी को फूंक कर आए हों। घर ही हर दीवार हाय हाय करके खाने को दौड़ती थी।